जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब लर्निंग चैनल द फिट माइंड में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग लैग्रांजेस थ्योरम एंड कैलेज थ्योरम को पढ़ेंगे। दिस इज़ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माई नेम इज़ शिवम तोमर। माई क्वालिफिकेशन इज MSc मैथमेटिक्स एंड आई एम द डायरेक्टर एट द फिट माइंड इंस्टीट्यूट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट इट। थ्योरम का नाम है हमारी लैग्रांजेस थ्योरम। लैग्रांजेस थ्योरम। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे। लैग्रांजेस थ्योरम क्या है? लैग्रांजेस थ्योरम ये होती है कि द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सिंबलिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ न्यूमेरिकली, ठीक है। लैग्रांजेस थ्योरम ये कहती है कि किसी सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। लिखेंगे कैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप। ध्यान दे, ईच सब ग्रुप, हर एक सब ग्रुप का ऑर्डर, ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स the order of the group, right? This is the statement of Lagrange's theorem। क्या कहता है कि किसी फाइनाइट ग्रुप के सभी सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, राइट। अब आप कहोगे कि ये ऑर्डर क्या होता है, तो आप मुझे बताओ ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। ग्रुप का ऑर्डर का मतलब यही तो है कि ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं वो इसका ऑर्डर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, राइट। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई ग्रुप है G, अगर उसका ऑर्डर n है, राइट, और कोई सब ग्रुप है H, उसका ऑर्डर अगर m है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे ये प्रूफ करना है कि n/m, यानी सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। बताओ, स्टेटमेंट आ गया समझ में? अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ देखो, जब भी थ्योरम हमें प्रूफ करनी होती है तो सबसे पहले उसकी लिख लो लैंग्वेज, जो भी दे रखा है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट G बी ए ग्रुप, साथ ही साथ मैं इसका ऑर्डर भी मान लेता हूं ऑफ ए फाइनाइट ऑर्डर n। उसके ऑर्डर को मैं नाम दे देता हूं n, ऑफ ए फाइनाइट ऑर्डर n। एंड लेट H बी ए, उसके सब ग्रुप को मैं नाम देता हूं H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, H बी ए सब ग्रुप ऑफ G। और सब ग्रुप का भी ऑर्डर मैं मान लेता हूं एंड लेट ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू M, ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि M डिवाइड करता है N को, ठीक है। सो यहाँ हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट M डिवाइड्स N। ये सिंबल होता है डिवाइड्स करने का, M डिवाइड्स N, ये बात मुझे प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ग्रुप का ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ऐसे ही सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं ये कहता हूँ कि लेट, जब मैंने सब ग्रुप का ऑर्डर क्या माना है, M माना है, तो इसका मतलब जो है H में कैसे एलिमेंट्स होंगे, M एलिमेंट्स होंगे। तो H में कैसे एलिमेंट होंगे, M एलिमेंट्स होंगे। तो H1 H2 HM, H में ये एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अभी स्टेटमेंट में बात कही थी ईच सब ग्रुप की, प्रत्येक सब ग्रुप की। तो प्रत्येक सब ग्रुप को दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक कोसेट बना लेता हूँ, ठीक है। या तो लेफ्ट कोसेट बना लेता हूँ या फिर राइट कोसेट बना लेता हूँ। और किसी ग्रुप में कितने कोसेट बन सकते हैं? फाइनाइट। अगर फाइनाइट ग्रुप है तो उसमें फाइनाइट ही कोसेट बन सकते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलो मैं ये कहता हूँ कि लेट A बिलोंग्स टू G, कोई एलिमेंट ग्रुप में बिलोंग करता है, ठीक है। देन फॉर एनी सब ग्रुप क्या लिया था मैंने? सब ग्रुप लिया था मैंने H। फॉर एनी सब ग्रुप H द राइट कोसेट B, मैं एक राइट कोसेट लेता हूँ, द राइट कोसेट। आप मुझे बताओ कोसेट क्या होता है?
अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा राइट कोसेट क्या होता है। ये होता है राइट कोसेट। एलिमेंट्स कैसे होंगे उसमें, H1A टाइप के, कोमा ये 1 है यहाँ पे, H2A कोमा H3A कोमा कहाँ तक, HMA तक, क्योंकि H में M एलिमेंट्स हैं, ठीक है, HMA। तो ये मेरा एक राइट कोसेट है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अभी ये एक राइट कोसेट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। सिंस G इज ए फाइनाइट ग्रुप, G कैसा ग्रुप है, एक फाइनाइट ग्रुप है, तो जो मैंने राइट कोसेट माने हैं वे भी तो फाइनाइट ही होंगे फिर। सिंस G इज ए फाइनाइट ग्रुप देयरफॉर the number of distinct right coset, therefore the number of distinct right coset। बच्चों यहाँ पे मैं जो भी लिख रहा हूँ उसको समझो ध्यान से। थोड़ी हैंड राइटिंग आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन मेरे शब्दों को भी ध्यान से सुनो, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। द डिस्टिंक्ट राइट कोसेट विल बी फाइनाइट। अगर G फाइनाइट है तो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट के नंबर्स होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी फाइनाइट ही होंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रुप के जो फाइनाइट एलिमेंट्स थे उनको तो मैंने n नाम दे रखा था, तो ये भी फाइनाइट है तो इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा, तो मैं इसका कोई नाम दे देता हूँ से k, ठीक है। तो कितने फाइनाइट कोसेट हो गए, k फाइनाइट कोसेट हो गए, ठीक है। तो पहला फाइनाइट कोसेट कौन सा होगा, HA1। HA1 कोसेट में कैसे एलिमेंट होंगे आप मुझे बताओ। ऑब्वियसली H1A1 कोमा H2A1, A2 नहीं आएगा, A1 ही आएगा, क्योंकि A1 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई हो रही है सभी के साथ में। फिर डॉट डॉट कहाँ तक, HMA1 तक, क्योंकि H में तो M एलिमेंट्स है लेकिन मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स की A1 के साथ हो रही है, ठीक है। दूसरा राइट कोसेट क्या बनेगा, दूसरा राइट कोसेट HA2 कह लो उसको, ठीक है। उसमें कैसे एलिमेंट होंगे, H1A2, अब इस बार A2 की मल्टीप्लाई हो रही है सभी एलिमेंट्स के साथ में, कोमा H2A2 कोमा डॉट डॉट कहाँ तक, HMA2, ठीक है, क्योंकि A2 एलिमेंट की सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तभी तो राइट कोसेट बनेंगे। और कितने राइट कोसेट बनाने हैं, k राइट कोसेट बनाने हैं, तो दो तो ये हो गए। अब मैं डॉट डॉट लगा करके ये कहता हूँ कि HAK, ये लास्ट वाला k कोसेट बनेगा। इसमें किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, इस बार A के एलिमेंट की सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि H1AK कोमा H2AK और डॉट डॉट कहाँ तक, HMAK, ठीक है। तो ये हमने k राइट कोसेट बना लिए, कितने k, ठीक है, कितने k राइट कोसेट। ये बात बताओ समझ में आई क्या यहाँ तक। G एक फाइनाइट ग्रुप था, नंबर ऑफ एलिमेंट भी जो है फाइनाइट ही होंगे, उस फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैंने k नाम दिया और इस प्रकार से मैंने k राइट कोसेट बना लिया। ये पहला राइट कोसेट, ये दूसरा राइट कोसेट और डॉट डॉट ये k राइट कोसेट, ठीक है। अभी कल के वीडियो लेक्चर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर एक ग्रुप है और हमें ये बताना है कि उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो राइट कोसेट, सभी राइट कोसेट के यूनियन के बराबर होगा, ठीक है। तो वी नो दैट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे देन कितने एलिमेंट हो गए जी में, जितने राइट कोसेट है उन सभी का यूनियन। ये मैंने कल पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था कि इसको ध्यान रखना है। HA1 HA2 ये एक राइट कोसेट, ये दूसरा राइट कोसेट, यूनियन डॉट डॉट कहाँ तक, k राइट कोसेट तक, तो यूनियन ऑफ HAK, ठीक है। कितनी सिंपल सी बात चल रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप G किसके बराबर हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स HA1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखा हुआ है ये इन HA1, यूनियन का मतलब होता है प्लस, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA2, ठीक है। इसी प्रकार डॉट डॉट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बीच में प्लस आता रहेगा सभी के बीच में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन एच ए के। यहाँ तक बताओ क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी में कितने थे? n, वो लिख लिया मैंने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA1 में कितने एलिमेंट्स है? m एलिमेंट्स है ना। A2 में भी m एलिमेंट्स है, HA3 में भी m एलिमेंट्स है, डॉट डॉट कहाँ तक? k टर्म्स तक। तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स है? इसमें भी m एलिमेंट्स है। कहाँ तक है ये? अप टू kth टर्म्स तक, अप टू kth टर्म्स तक। ठीक है, अच्छा पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब एक नंबर बार बार जितनी बार भी जुड़ता है उसी नंबर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये कितनी बार जुड़ रहा है? ये k बार जुड़ रहा है, k बार जुड़ रहा है ना ये। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इक्वल टू के इंटू एम। बताओ, ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई? m इसके नीचे पहुँचा दो n अपॉन एम। ठीक है, n क्या था मेरा? ऑर्डर ऑफ g था, और m क्या था मेरा? ऑर्डर ऑफ h था। यही बात मुझे प्रूफ करनी थी। ठीक है, क्या प्रूफ करना था? कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इस प्रकार हमने ग्रुप के ऑर्डर सब ग्रुप के ऑर्डर से ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करा दिया। ठीक है, ये हमारी लैग्रांजेस थ्योरम का प्रूफ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे शब्दों को सुनो, समझ में आ जाएगा ये जो भी लिखा है। ठीक है, लॉकडाउन की सिचुएशन में आपको इसी प्रकार से काम चलाना है। अभी हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, दैट इज केले थ्योरम। केले थ्योरम, स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहती है केले थ्योरम। केले थ्योरम ये कहती है कि अ फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप। स्टेटमेंट बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आपको वहाँ पे स्टेटमेंट भी याद रखने हैं और थ्योरम हम कैसे प्रूव कर रहे हैं ये भी याद रखना है। ठीक है, स्टूडेंट होने का मतलब ही है याद रखना, चीज़ों को याद रखे जाओ बस। ठीक है, कैसे न कैसे करके आपको याद रखना है। कुछ बच्चे रट्टा मार के याद रखते हैं, कुछ बच्चे चीज़ों को समझ करके याद रखते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे याद नहीं रखते, नकल उतारते हैं। ठीक है, वे अक्सर फेल ही हो जाया करते हैं। तो आपको ये नहीं करना, आपको क्या करना है? आपको चीज़ों को समझ करके याद करना है, क्योंकि अगर आप समझ करके याद रखते हैं चीज़ों को तो बहुत देर तक हमें वो चीज़ें याद रहती है, और अगर हम रट्टा मार करके याद रखते हैं चीज़ों को तो काफ़ी कम समय तक वो चीज़ें याद रहती है। ठीक है, हालांकि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेगी जिससे आपको लगेगा कि ये तो रट्टा मार के याद रखनी है, ऐसा है नहीं। वो एक्चुअली समझाई जाती है, लेकिन वो निकलती कहाँ से है, इसमें आपको प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ उसको बस ध्यान से सुनो, चीज़ें समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी केले थ्योरम का स्टेटमेंट देखो क्या है। स्टेटमेंट ये कहता है कि ए फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप, यानी कि जो भी फाइनाइट ग्रुप होते हैं वे सभी आइसोमॉर्फिक होते हैं परमुटेशन ग्रुप के। अब एक वर्ड आया है यहाँ पे आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक क्या होता है? ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आप बिल्कुल बता दोगे आइसोमॉर्फिक क्या होता है। आइसोमॉर्फिक मैंने ये बताया था कि आइसोमॉर्फिक एक मैपिंग होती है, ध्यान देना, एक मैपिंग होती है, एक मैपिंग होती है। वो मैपिंग 1-1 भी हो, वो मैपिंग ऑन टू भी हो, और वो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी हो। ठीक है, तो जब एक मैपिंग इन तीनों कंडीशन को फॉलो करती है तो उस मैपिंग को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, राइट। दूसरा वर्ड आया है मेरा यहाँ पे परमुटेशन। परमुटेशन क्या बताया था मैंने? परमुटेशन एक सेट है, जैसे ऐसे एक नॉन एम्प्टी सेट है, अगर उस सेट के सभी एलिमेंट्स 1-1 एंड ऑन टू होते हैं अपने आप के ऊपर ही। ठीक है, 1-1 एंड ऑन टू होते हैं तो वो मेरा परमुटेशन कहलाता है। और फिर तीसरा वर्ड आया यहाँ पे ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? अब ग्रुप भी आप समझ गए होंगे। ग्रुप क्या होता है? जो 4 प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इन 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो मेरा ग्रुप कहलाता है। तो आपको थ्योरम का स्टेटमेंट देखते ही ये बात समझ आ गई होगी कि हमको देखो कितनी चीज़ प्रूव करनी है। सबसे पहले तो मुझे ये परमुटेशन ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप बनाने के लिए मुझे 1-1 एंड ऑन टू एक फंक्शन बाहर निकालना है ग्रुप से, और उस फंक्शन को मुझे 1-1 एंड ऑन टू दिखाना है। ठीक है, 1-1 एंड ऑन टू दिखाना है।
उसके बाद दूसरा स्टेप होगा कि उस परमुटेशन को फिर मुझे ग्रुप बताना है। ग्रुप बताने के लिए मुझे उसकी 4 प्रॉपर्टी फॉलो करवानी है, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में तीसरा स्टेप होगा कि मुझे उसको आइसोमॉर्फिक बताना है। तो इस थ्योरम में इतना सारा काम है, थोड़ी बड़ी सी थ्योरम है लेकिन आसान है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन को मुझे परमुटेशन बताना है। दूसरा काम क्या है, उसे मुझे ग्रुप बताना है। और तीसरा काम क्या है, मुझे उसे आइसोमॉर्फिक बताना है, ठीक है। तब जा करके मेरी ये थ्योरम प्रूफ होगी। तो मैं प्रूफ कराता हूँ इस थ्योरम को, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं लैंग्वेज जो हमें थ्योरम में लिखनी ही होती है। प्रूफ कराने जा रहा हूँ मैं इसमें। प्रूफ लेट, जो भी मुझे दिया हुआ था वो सब लिख लेते हैं। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। जी कैसा एक फाइनाइट ग्रुप है, ये मुझे दिया हुआ था, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप होने का मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, ठीक है। इफ़ मैं ये कहता हूँ एक एलिमेंट है, इफ़ ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। देन अब इसमें से मैंने इस ग्रुप में से एक एलिमेंट लिया मैंने ए, तो इस ग्रुप में सिर्फ एक ही एलिमेंट थोड़ी है, बाकी और भी एलिमेंट्स है। उन बाकी एलिमेंट्स को मैं नाम दे देता हूँ एक्स, ठीक है। देन फॉर एवरी, बाकी जितने भी एलिमेंट है, फॉर एवरी एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू जी, बाकी सभी एलिमेंट्स को मैं एक्स सिंबल से डिनोट करता हूँ, ठीक है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, ये बनेगा मेरा ए एक्स आल्सो बिलोंग्स टू जी। क्यों? बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। आप मुझे बताओ, क्लोजर प्रॉपर्टी यही तो होती है कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है भी ग्रुप में ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, उसके साथ की मल्टीप्लाई लिया, तो यहाँ इसी को मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और इस फंक्शन को मैं नाम लिख देता हूँ एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स, ये मैंने फंक्शन बना लिया, ये मेरा स्टेप फर्स्ट है। अब क्या करना है, इसी फंक्शन को मुझे परमुटेशन बताने के लिए इसको मुझे 1 1 बताना है, इसी को मुझे ऑन 2 बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको एफ एक्स नहीं मानते, इसको एफ बेस में इसके ए एक्स ये मान लेते हैं, ठीक है। ए क्यों माना मैंने, क्योंकि फ्यूचर में जाके मुझे जब मैं इसको आइसोमॉर्फिक करूँगा तो मुझे इसको 2 एलिमेंट बनाने पड़ेंगे। तो एक को मैं एफ ए बना लूँगा और दूसरा एलिमेंट में एफ बी बना लूँगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एफ ए एक्स नाम दे दिया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो एफ ए एक्स इजक्वल टू कितना हो गया मेरा ए एक्स, ठीक है। अब मुझे इसे क्या बताना है, मुझे इसे बताना है 1 1 एंड ऑन 2 परमुटेशन बताने के लिए, ठीक है। तो 1 1 दिखाने के लिए क्या करते हैं हम, पता होगा आपको, लेट दो एलिमेंट लेते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू जी। इन दो एलिमेंट पे फंक्शन को बराबर रखते हैं, यानी एफ ऑफ ए x1 बराबर एफ ऑफ ए x2, फंक्शन को बराबर रखते हैं दोनों एलिमेंट्स पे, दोनों पॉइंट्स पे। और फिर ये दोनों एलिमेंट्स बराबर आने चाहिए सोल्व करने के बाद, या फिर ये 2 पॉइंट्स बराबर आने चाहिए, तभी फंक्शन 1 1 होता है। तो एफ ए x1 की वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे, ए x1 होगी, राइट। एफ ए x2 की वैल्यू क्या होगी, ए x2 होगी, राइट, ठीक है। लेफ्ट कैंसिलेशन लो से क्या ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बचेगा, सिर्फ x1 बराबर x2 बचेगा ना, ठीक है। तो ये 1 1 की कंडीशन होती है कि अगर हम पॉइंट्स पे फंक्शन को बराबर रखें तो वे पॉइंट्स बराबर आने चाहिए। तो मैंने पॉइंट्स पे फंक्शन को बराबर रख लिया, तो सोल्व करने के बाद ये पॉइंट्स मेरे बराबर आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एफ ए एक्स है ये क्या है, एक 1 1 है, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पे एफ ए एक्स इज़ 1 1, एफ ए एक्स इज़ 1 1, ठीक है। अभी ये 1 1 प्रूफ हुआ है, अब हम ऑन टू प्रूफ करेंगे, और जब ये 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ हो जाएगा तब जा करके ये परमुटेशन बनेगा, ठीक है। तो अब हम ऑन टू प्रूफ करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ऑन टू के लिए क्या करो, y इज इक्वल टू ए एक्स मान लो। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a इनवर्स y आ जाएगी, a इनवर्स y आ जाएगी ना x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को फंक्शन में रख दो, f ऑफ a x की जगह पे रख दिया मैंने a इनवर्स y। तो जब मैं x की जगह पे a इनवर्स y रखूँगा तो a यहाँ पे था, x की जगह पे मैंने रख दिया a इनवर्स y। तो आप मुझे बताओ क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, और यही ऑन टू को दिखाने की कंडीशन होती है सवाल में। तो ये फंक्शन मेरा क्या हो गया, ये फंक्शन मेरा ऑन टू हो गया। इसका मतलब ये है कि दूसरे वाले सेट की सभी इमेज पहले वाले सेट में जितने भी एलिमेंट है वे सब है, ठीक है। ऑन टू की यही डेफिनेशन होती है।
तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन में ऑन टू दिखाना होता है। तो जब ये 1 1 भी हो गया, जब ये ऑन टू भी हो गया, तो अब हम क्या कहेंगे कि 10 इस प्रकार THUS 10 FA इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फ्रॉम G to G, ठीक है, 1 to फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन। देयरफॉर FA इज ए परमुटेशन ऑन G, FA इज ए परमुटेशन ऑन G। तो अब मैंने परमुटेशन तो दिखा दिया, अब मुझे इसको क्या दिखाना है, अब मुझे इसको ग्रुप भी दिखाना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, अब हम इसे ग्रुप दिखाएंगे, राइट। अब FA तो मेरा परमुटेशन बन चुका था। अब मैं क्या करता हूँ कि जितने भी ये परमुटेशन है, जितने भी ऐसे परमुटेशन है या जितने भी ऐसे फंक्शन है जिनकी इमेज या जो 1 1 हो और ऑन टू हो, उन सभी का एक सेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो लेट उसे डिनोट करता हूँ मैं G डैश से, लेट G डैश डिनोट द सेट ऑफ ऑल, उन सभी किन सभी को, ऑल सच 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो उन सभी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन का एक सेट बना लेता हूँ जिसको नाम मैं देता हूँ G डैश। तो G डैश में कैसे एलिमेंट होंगे, FA टाइप के एलिमेंट्स, FA ही तो आया था मेरा 1 1 एंड ऑन टू, सच दैट A बिलोंग्स टू G। तो अभी मैं इस G डैश को ग्रुप दिखाऊंगा। तो ग्रुप दिखाने के लिए 4 प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे हम। नेक्स्ट चलता हूँ मैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर 2 एलिमेंट्स किसी ग्रुप के होते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी उसी ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, यही तो होता है। तो इसीलिए मैंने उसको FA माना था। अब देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक को मैं नाम दे देता हूँ कि FA और दूसरा एलिमेंट है FB जो कि G डैश को दिखा रहे हैं हम ग्रुप, ध्यान देना G डैश को ग्रुप दिखा रहे हैं हम। तो G डैश के ये एलिमेंट लेंगे हम लोग ये, तो FA कोमा FB बिलोंग्स टू G डैश, ठीक है, फॉर ऑल जहाँ A और B बिलोंग कर रहे हैं सिर्फ G में। भाई G डैश में तो सिर्फ FA और FB टाइप के एलिमेंट है और A और B तो G में ही बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। चलो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी G डैश में ही बिलोंग करना चाहिए। तो इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करता हूँ, तो FA और FB फंक्शन है ये दोनों के दोनों x के। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ A f ऑफ BX, ठीक है। आप मुझे बताओ जब FAX की वैल्यू क्या, वो फंक्शन क्या लिया था मैंने, AX लिया था ना, यानी कि जब यहाँ A है तो यहाँ पे भी A है, तो जब यहाँ B है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, BX हो जाएगी, ठीक है। तो FA और FBX की जगह पे मैं वैल्यू रख देता हूँ BX। बताओ ये बात आई समझ में, कितनी आसान सी बात है कि जब FAX की वैल्यू AX थी तो FBX की वैल्यू BX हो जाएगी, नॉर्मल सी चीज़ है ये तो, ठीक है। अच्छा, अब देखो x की जगह पे BX आ चुका है, तो यानी कि अब इस फंक्शन में यहाँ पे x की जगह पे मैं BX रखूँगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, FAX की जगह पे मैं क्या रखूँगा AX और x की जगह पे मैं क्या रखूँगा BX। तो ये बन गया मेरा ABX, ठीक है, क्या बन गया मेरा ABX बन गया। और ABX को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, f ऑफ ABX। कोई दिक्कत है सवाल में, बताओ भाई। FABX की वैल्यू बताना ज़रा क्या होगी, यही तो होगी ABX ही। तो FABX किसका एलिमेंट होगा, ओबियसली G डैश का एलिमेंट होगा। तो जब मैंने 2 एलिमेंट की मल्टीप्लाई की तो उन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो G डैश में ही बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स होगी। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। अब मैं करने जा रहा हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं, एसोसिएटिविटी भी लिख सकते हैं हम इसको। 3 एलिमेंट लेते हैं, तो पहला एलिमेंट ले लिया मैंने लेट FA, दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने FB, तीसरा एलिमेंट ले लिया मैंने FC, किसका, G डैश का। ये सभी G डैश के एलिमेंट है, ठीक है। तो ब्रैकेट चेंज होते हैं बस एसोसिएटिव में, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये, तो इसमें इसका मतलब f ऑफ A, f ऑफ B, f ऑफ C की वैल्यू बताना ज़रा मुझे क्या हो जाएगी। f ऑफ B और f ऑफ C अभी क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाई थी मैंने, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ f ऑफ A,
एफ ऑफ बी सी, ठीक है। अभी एफ ऑफ बी सी और एफ ऑफ ए, इनकी मल्टीप्लाई फिर अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगी, एफ ऑफ ए बी सी। कोई दिक्कत है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी चीज़ चल रही है, ठीक है। अच्छा, ये तो थी एल एच एस एसोसिएटिव की। आर एच एस देखो अब, ठीक है। अगर आपको बाहर से शोर आ रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना आपको। आर एच एस में क्या था इस बार, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी। आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी से अभी मैंने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को लिखा था एफ ऑफ ए बी, ठीक है। और एफ ऑफ सी है यहाँ पे, ये इन दोनों की फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी एफ ऑफ ए बी सी हो जाएगा। तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। यही एसोसिएटिव होता है कि ब्रैकेट चेंज करने पे बराबर वैल्यू आनी चाहिए, तो इसमें तो एसोसिएटिव भी होल्ड्स हो गया। अब मैं करने जा रहा हूँ तीसरी प्रॉपर्टी। देखो थ्योरम सिस्टेमेटिक तरीके से चल रही है, बस आपको सुनते जाना है फोकस होकर के कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है मेरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जिन बच्चों को करना होगा अपना सपना पूरा, और जिनके सामने जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके सामने सिर्फ एक ही टारगेट होता है। जैसे अर्जुन के सामने सिर्फ अर्जुन को मछली की सिर्फ आँख ही दिखाई दे रही थी, उसे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। और बाकियों को, बाकी तो बहाने ढूंढते रहते हैं, वो कहते हैं कभी मुझे ये दिख रहा है, कभी मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो नहीं पढ़ने वाले होंगे ना, उनको तो हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी, उनको तो हैंड राइटिंग में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन जिसको सिर्फ अपने सपने पूरे करने हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, उसको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं, और जो पढ़ना नहीं चाहते उनका मेरे से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी एलिमेंट की अगर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट आता है। यही तो होती है कि किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट आता है। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से है, एक तो एफ ए है, तो इसकी आइडेंटिटी एफ ई होगी। तो देख लेते हैं कैसे होगी, क्या एफ ई होगी या नहीं होगी। तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ई की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी एफ ऑफ ए ई हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ ए ई को क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ ऑफ ए, क्योंकि ए इंटू ए तो ई ए होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओबियसली जी डैश में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और एफ ई कहाँ बिलोंग कर रहा है, एफ ई भी जी डैश में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट हो गई। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं हम, इन्वर्स वाला पॉइंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में मैं एक एलिमेंट लेता हूँ एफ ए, दूसरा एलिमेंट में लेता हूँ एफ ऑफ ए इन्वर्स, ठीक है। ये दोनों का इन्वर्स वाले में कंडीशन ये होती है कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। तो एक एलिमेंट लिया मैंने एफ ऑफ ए, दूसरा एलिमेंट लिया मैंने एफ ऑफ ए इन्वर्स। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी क्या है इसमें, एफ ई, अगर एफ ई के बराबर आ गया तो ये एफ ऑफ ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ ए इन्वर्स बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ये हो जाएंगे ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो ये बन गया एफ ई, और एफ ई कहाँ था मेरा, जी डैश में बिलोंग था, तो इसका मतलब एफ ए इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया। तो जब ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो हो गई तो इसका मतलब क्या है, जी डैश इज ए ग्रुप, जी डैश इज ए ग्रुप। अभी देखो दो चीज़ मैं प्रूफ कर चुका हूँ, एक तो परमुटेशन बता दिया मैंने और एक ये बता दिया कि जी डैश एक ग्रुप है। अब मेरा काम रह गया सिर्फ आइसोमॉर्फिज्म दिखाने का। तो मुझे क्या बताना है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। तो ये परमुटेशन ग्रुप ही तो है जी डैश। तो नव वी हैव टू प्रूव दैट, नव अब हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। अब मुझे ये प्रूव करना है, ये आइसोमॉर्फिक का सिंबल होता है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं, एक तो भाई आइसोमॉर्फिक एक मैपिंग होती है, ठीक है। उस मैपिंग को हम लोग 1-1 दिखाते हैं, पहला काम तो ये होता है। दूसरा काम होता है हम उस मैपिंग को ऑन टू दिखाते हैं, और तीसरा काम होता है कि हम उस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं, होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं ये तीनों कंडीशन दिखा दूँ तो मेरा सवाल हो जाएगा, मेरी थ्योरम हो जाएगी, सिंपल सी चीज़। तो उससे पहले मुझे इन दोनों के बीच में एक मैपिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। जब एक फंक्शन g से g डैश पे जाता है तो मैं उसे कह देता हूँ कि लेट फाई मान लेता हूँ, एक मैपिंग है फाई, सच दैट इस प्रकार से है जो g से g डैश पे जा रही है,
ठीक है, ये मैपिंग बना ली मैंने। अब इस मैपिंग को मैं 1 1 दिखाऊंगा और इस मैपिंग को मैं ऑन टू दिखाऊंगा। अच्छा, इस एक चीज़ और समझो, यहाँ पे मैपिंग के जो एलिमेंट होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जैसे अगर जी का कोई एलिमेंट मैं लेता हूँ तो जी के एलिमेंट की इमेज बराबर होगी जी डैश के एलिमेंट के। जी के एलिमेंट की इमेज बराबर होगी जी डैश के एलिमेंट के। यानी कि इसमें एलिमेंट, अगर जी का एलिमेंट लिया मैंने ए, तो उसकी इमेज क्या होगी फाई, वो किसके बराबर होगी, वो जी डैश के एलिमेंट यानी कि एफ ए के बराबर होगी। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। तो मैं आपको बता रहा था कि जो मैपिंग होगी एफ ऑफ सच दैट जी टू जी डैश, उसके एलिमेंट कैसे होंगे कि जी एलिमेंट की इमेज बराबर होगी जी डैश के एलिमेंट यानी कि एफ ए के। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करेंगे। तो इसके लिए दो एलिमेंट ले लो। 1 1 के लिए, 1 1 के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं और उन्हें फंक्शन पे रखते हैं और फिर वे दोनों एलिमेंट्स बराबर आ जाने चाहिए। तो दो एलिमेंट लिए मैंने, लेट ए कोमा बी, ये दो एलिमेंट लिए मैंने जो जी के हैं, तो उनकी इमेज क्या होगी, फाई ए बराबर होगी फाई बी के। ठीक है, उन दोनों पॉइंट पे फिर फंक्शन को बराबर रखते हैं, रख लिया मैंने दोनों पॉइंट पे फंक्शन को बराबर। फाई ए की वैल्यू क्या है, एफ ए है, एफ ए एक्स, एफ ए एक्स है ना, फंक्शन तो हमने पहले एफ ए एक्स ही माना था। फाई बी की वैल्यू क्या है, एफ बी एक्स है। ठीक है, एफ ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स, एफ बी एक्स की वैल्यू क्या है, बी एक्स। राइट, कैंसिलेशन लो से एक्स से एक्स खत्म, तो पॉइंट बराबर आ गए ए बी, यही 1 1 होता है मेरा। अब ऑन टू दिखा दो यहाँ पे। आप मुझे बताओ ऑन टू दिखाने की ज़रूरत है क्या, ऑन टू को आप लोग खुद करो। आप लैंग्वेज भी लिख सकते हो कि देखो इसके एलिमेंट की इमेज ये वाला एलिमेंट है, यानी कि हर एक सेट की इमेज बन रही है और बाय द डेफिनेशन ऑन टू हो रहा है ये। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऑन टू के लिए लेट एफ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, या सिंबलिकली डिनोट कर देता हूँ मैं, लेट एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश। ठीक है, एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश। तब हर एक एलिमेंट के लिए हमने क्या ले रखा है, एफ ए इजक्वल फाई ए इजक्वल टू एफ ए ले रखा है। ठीक है, देयर फोर फाई के सभी एलिमेंट की इमेज जब जी डैश के एलिमेंट के साथ बन रही है तो बाय द डेफिनेशन फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू। तो हमने 1 1 भी दिखा दिया, हमने ऑन टू भी दिखा दिया। अब हम दिखाएंगे होमोमॉर्फिज्म, जो कि लास्ट हेडिंग है इसका ये थ्योरम का। तो नेक्स्ट है हमारा होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या बताया, याद है होमोमॉर्फिज्म क्या बताया था। ठीक है, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, तब फंक्शन के दोनों एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग इमेज के बराबर आ जानी चाहिए। ये दिखाना है मुझे, मुझे क्या दिखाना है, मुझे ये दिखाना है कि फाई ऑफ ए बी बराबर आना चाहिए फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। यही तो होता है होमोमॉर्फिज्म। तो ये बात मुझे प्रूफ करनी है अब। तो देखो बच्चों, फाई ऑफ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब फाई ऑफ ए मेरा एफ ए के बराबर था तो फाई ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए बी के बराबर होगा, सिंपल। तो फाई ऑफ ए बी की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ एफ ए बी, एफ ए बी। ठीक है, अच्छा, अभी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एफ ए बी आया कैसे था, दो अलग अलग फंक्शन की मल्टीप्लाई करने पे ही तो आया था, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। ठीक है, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता एफ ऑफ ए को फाई ए, क्या मैं एफ ऑफ बी को ऐसे नहीं लिख सकता एफ फाई ऑफ बी। तो ये तो बात अपने आप ही प्रूफ होगी, फाई ऑफ ए बी जो है अलग अलग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो देयर फोर फाई इज होमोमॉर्फिज्म। और जब फाई जो है 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, तो इसका मतलब फाई इज आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फोर जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ये हमारी कैले थ्योरम थी, इस प्रकार से हमें इसको प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों, मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा मोबाइल की स्क्रीन छोटी होने की वजह से इस वजह से बार बार मुझे नेक्स्ट स्लाइड का यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने भी देखी है। तो जब मुझे समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, एक बार नहीं तो दूसरी बार वीडियो को देख लो, आप लोगों की समझ में आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से पढ़ के आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, जो कि आप करने ही वाले हो। तो अगर आपको ये मेहनत मेरी अच्छी लग रही है, ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, टीचिंग मेथड आपको पसंद आ रहा है, तो सबसे पहले तो वीडियो को कर दो लाइक, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो और मेरी मेहनत कामयाब हो रही है। ठीक है, उसके बाद चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है।
यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स के कंटेंट के अलावा मैं आपको, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो मैं इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करूँगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। लो बना दी मैंने बेल आइकन, ये बेल आइकन है, इसको प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है, सभी बच्चे मेहनत कर सकें। और आपको कमेंट भी करना है, कमेंट करके मुझे ये बताना है कि क्या ये वीडियो अच्छी लग रही है, या फिर आप किसी क्वेश्चन में आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। या अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और पर्टिकुलर क्वेश्चन पे या पर्टिकुलर थ्योरम पे अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो सारी कमेंट करके बताओ, ठीक है। आप मुझे बताओ कि मैं किन किन चैप्टर पे किस किस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो ये इतना सब कुछ आपको काम करना है और ये काम आपको जो है करना ही है, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगर आपको पसंद आई है तो ये सारे काम कर दो। थैंक यू गाइज, जय हिंद टू एवरीवन।